हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इकोनॉमी का ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली के बारे में जानेंगे। चूंकि हम यह महेश वाला सर की एनसीईआरटी पुस्तक से कवर कर रहे हैं और यह प्रश्नों के माध्यम से कवर किया गया है। हम प्रश्नों को देखेंगे, जहां आवश्यक होगा कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, पहले हम उसको देखते हैं। उसमें कहा गया है कि कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। इसमें देखिए 3 वर्ड याद रखिएगा कि भुगतान का माध्यम हो, स्वीकार्य हो, उसे ही हम मुद्रा कहेंगे, और आर्थिक व्यवहारों में सम्मिलित हो। जैसे अगर हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त रुपया है, अगर हम किसी को डॉलर देते हैं तो डॉलर की हाँ कीमत है, लेकिन हमारे यहाँ सीधा डॉलर नहीं चलता, आपको उसे रुपए में कन्वर्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त इसकी भी एक कीमत है। उसी तरीके से सोने का कोई सिक्का हो या चांदी का हो, उसकी कीमत है। तो सोने का सिक्का से हमें कोई वस्तु नहीं मिलती है, उसकी कीमत के आधार पर हमें कोई वस्तु हम उससे ले सकते हैं, क्योंकि जो अंततः रुपए के रूप में मान्यता प्राप्त हमें उसकी कीमत मिलेगी, वही मुद्रा कही जाएगी। आगे है, चलिए प्रश्न है पहला कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। पेपर मनी की शुरुआत भारत में वर्ष 1862 में की गई थी। इससे पहले क्या चलता था? धातुओं की मुद्राएं जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि की मुद्राएं चला करती थीं। 1862 से पहली बार कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। आगे है, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है, वो है धातु की मुद्रा में। जैसे सोने का सिक्का है, सोने के सिक्के पर कुछ अंकित है कि इसमें 10 की कीमत है, तो उसमें अंकित मूल्य की भी कीमत है और वो जो सिक्का है उसकी भी खुद की एक कीमत है। जिस तरीके से जैसे 500 की नोट लिखी है उसकी कीमत है, लेकिन उस कागज की खुद की कीमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो धातुओं की बनी मुद्रा होती है उसका आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों होता है, जबकि कागजी मुद्रा में आंतरिक मूल्य उतना नहीं होता, बाह्य मूल्य अधिक होता है। जैसे 500 रुपए की नोट बनाने मान लीजिए 15 रुपया लगा और उसकी बाह्य कीमत कितनी है? 500। तो कहीं ना कहीं उसका बाह्य मूल्य है, आंतरिक मूल्य तो नगण्य है। आगे है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति या क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होता है, क्या कहलाता है? ऐसी मुद्रा जो विदेशों से आती है और उसकी त्वरित प्रवृत्ति होती है कि वो जल्दी आएगा और जल्दी चला जाएगा, ऐसी मुद्रा को हम गर्म मुद्रा या हॉट मनी कहते हैं। ये अक्सर शेयर मार्केट में जब शेयर मार्केट उछाल पे होता है तो विदेशों से निवेश होता है शेयर मार्केट में, और अगर जैसे इसके दाम गिरने लगते हैं ये लोग अपना पैसा तुरंत लेके बाहर चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आता ये बहुत स्पीड से है, लेकिन जाता भी उसी स्पीड से, इसीलिए इसे हॉट मनी कहते हैं। आगे है, स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है। जो हम एटीएम यूज करते हैं ना, वो स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी है। आगे है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी है उसका प्रचलन किसने किया था? सातोशी नाकामोतो ने, जो कि एक जापानी थे। सातोशी नाकामोतो एक जापानी थे जिन्होंने बिटकॉइन जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है का प्रचलन शुरू किया। क्रिप्टो करेंसी का अर्थ होता है हमें कोई भी मुद्रा हार्ड मनी के रूप में नहीं मिलेगी, हमें वो डॉट पे ही एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही रहेगा। कि जैसे मान लीजिए एक चयन होता है, एक प्रणाली होती है कि उसे हम उसी वस्तु को उसी की कीमत में खरीद सकते हैं। ये नहीं कि हम आपको 10, मान लीजिए उसकी 10 कीमत है तो हम 10 रुपए या 10,000 आपको दे सकते हैं, नहीं, उसको उसी के भाव में बेचा जाएगा। वो उसी वस्तुओं की लेन देन वो क्रिप्टो के रूप में ही होगा, जिसे हम डिजिटल मनी भी कहते हैं। डिजिटली ही वो मनी वहाँ पे सरवाइव करेगा। ये नहीं कि आप उसको कह दे कि लाई हम 1,000 का क्रिप्टो करेंसी आपको दी, आप हमें 1,000 रुपया दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो क्रिप्टो करेंसी उसी में आपको यहाँ से 10,000 क्रिप्टो काट के यहाँ लिख उठेगा, लेकिन वो बाहर नहीं आएगा। आगे है,
यहाँ पे करंट न्यूज की बात लिखे हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का कर प्रावधान किया गया है। डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी का उपयोग अगर कोई करता है तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। जैसे अगर आप 1,000 रुपये कमाते हैं तो आपको 300 रुपये टैक्स फिल करना होगा। आगे यहाँ के नोट है कि भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दाशमिक मुद्रा प्रणाली या डेसिमल करेंसी सिस्टम अपनाई गई और 1 रुपये को 100 पैसों के समान बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग है। कई फैक्ट हैं कि 1957 से पहले 1 रुपया बराबर 16 आना होता था। 1957 के बाद 1 रुपया बराबर 100 पैसे हो गया। तो याद रखिएगा 100 पैसे। और जो हम नोट देखते हैं ना उस पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं, वो आरबीआई के द्वारा लिखी गई हैं। आगे है, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं। जिसका वास्तविक अंकित मूल्य बराबर हो उसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। जैसे हम गोल्ड कॉइन बनवाते हैं तो उस पर अगर 1,000 रुपये लिखा है तो उस गोल्ड की भी कीमत 1,000 रुपये ही होगी। अगर उस पर 1 लाख लिखा है तो उस गोल्ड की भी कीमत 1 लाख रुपए होगी। तो ऐसी मुद्रा को हम प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। आगे है, विशेष आहरण अधिकार उदाहरण है किसका। कृत्रिम मुद्रा का, जिसे हम इंग्लिश में विशेष आहरण अधिकार को स्पेशल ड्राइंग राइट्स या एसडीआर कहते हैं। ये क्या है भाई, नया कोई टर्म है? नहीं, यह आईएमएफ, जो आईएमएफ एक संस्था है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, 44-45 में, वह अपनी एक मुद्रा जारी किया जिसे हम एसडीआर कहते हैं। इसमें 5 करेंसी शामिल है, जैसे एन, रिनमिनबी, डॉलर, ये सब शामिल हैं, यूरो। तो उसमें बताया गया है कि एसडीआर आईएमएफ की मुद्रा है जो कि खुद बनाई गई मुद्रा है। तो जब कोई क्रिएट की गई मनी होती है उसे हम कृत्रिम मुद्रा या आर्टिफिशियल मनी कहते हैं। आगे है, यहाँ पे कुछ इकोनॉमी के टर्म्स दिए हैं कि मुद्रा पूर्ति की माप कैसे की जाती है। तो वह M1, M2, M3 और M4 के रूप में की जाती है। अब M1 में क्या शामिल होता है? M1 में शामिल होता है कि लोगों के पास मुद्रा व सिक्के जो है वो, प्लस बैंकों के पास नगद जमा, प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, संकीर्ण मुद्राएं शामिल होती हैं M1 में। जैसे हमारी जेब में कोई पैसा है, सिक्का है, रुपया है, वो, और हम अगर बैंकों में कोई चीज़ जमा किए हैं नगद, वो आरबीआई के पास हमारे ही पैसे की जो सिक्योरिटी होती है वो उनको M1 में शामिल करते हैं। वहीं M2 में, M1 तो शामिल ही करते हैं, अगर M1 में हम डाकघरों की मांग जमा को शामिल कर दें तो वो M2 में आता है। वहीं M3 में M1 तो शामिल करते हैं, जो हमारी जेब में पैसा है वो तो शामिल ही कर रहे हैं, लेकिन अगर बैंकों के पास सावधिक जमाएं अथवा जो समय जमाएं हैं उनको शामिल कर दें तो हम M3 में रख देते हैं उसको। वहीं M4 में अगर M3 का अर्थ हुआ कि M1 प्लस M3 मिलके अगर डाकघरों के कुल जमा, मांग एवं जो सावधिक जमाएं हैं उनको सम्मिलित कर देते हैं तो वो M4 के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमी का टर्म है। तो आप ये M1, M2, M3 देख ली। अब इसमें कहा गया है कि तरलता की दृष्टि से क्रम क्या है। वो है सबसे तरल M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी सबसे अधिक पहुंच M1 तक है और ना के बराबर पहुंच M4 तक है। जैसे हमारे जेब का पैसा तो हम जानते हैं ना, हम ले सकते हैं उसको, कहीं भी खर्च कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम कहीं बैंक में जमा किए हैं तो हम उसको भी खर्च कर सकते हैं, कहीं डाक में। तो कहीं ना कहीं ये पहुंच का एक क्राइटेरिया है। लेकिन जो M4 है वो बहुत ही कठोर मनी है, वहां तक पहुंच मुश्किल या असंभव सा है कि हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता है M4 मनी तक। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे तथा वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें हैं। ओसबोर्न, आरबीआई की स्थापना 1935 के एक्ट के माध्यम से 1935 में हुई थी। तो उस समय
आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ को बनाया गया था। आगे है, किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? कौन सी ऐसी मुद्रा को हम दुर्लभ मुद्रा या हार्ड मनी कहते हैं? जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे हम हार्ड मनी कहते हैं। जैसे विश्व में लगभग जो अमेरिकी डॉलर है उसकी मांग सबसे अधिक होती है, इसीलिए डॉलर को हम हार्ड मनी कहते हैं। आगे है, मांग तो अधिक है लेकिन आपूर्ति उतनी नहीं है, इसलिए इसे हार्ड मनी कहते हैं। आगे है, भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? मनी मल्टीप्लायर को भारत में आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे हम 1 रुपए की कोई वस्तु बनाए तो 2 रुपए उसकी कीमत हो गई, फिर हम 2 रुपए की उस 2 रुपए की वस्तु से कुछ और बनाए जिसकी कीमत 10 रुपए हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए 1 रुपए से 1 रुपया बढ़ा, 2 रुपए से यहाँ पे 8 रुपया बढ़ा। अब 10 रुपए से हम कोई ऐसी वस्तु बनाएंगे जो कि मान लीजिए 50 रुपए की हो गई, तो यहाँ से 40 रुपए की बढ़ी। तो कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लायर हो रहा है ना, मुद्रा की बढ़ोतरी 1 रुपए से हम 50 रुपए तक पहुंच गए। यही हमारे यहाँ आरक्षित मुद्रा के रूप में चलता है, जिसे हम मुद्रा गुणक कहते हैं। आगे है, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक पत्र किसके उदाहरण हैं? जो पोस्टल ऑर्डर हैं, डिमांड ड्राफ्ट हैं, चेक हैं, पत्र हैं, वो किसके उदाहरण हैं? तो है ऐच्छिक मुद्रा या ऑप्शनल मनी के विनिमय के उदाहरण हैं। जो पोस्टल है उसको ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं कि आप अगर किसी आपका ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिस पर आप किसी को कह सकते हैं कि भाई लीजिए हम आपको 500 का चेक बना के देते हैं, जाइए आप उससे निकाल लीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐच्छिक मुद्रा, आपने अपने मन से इस पर लिखा, इसके बाद उसको अपने क्रेडिट कार्ड से डेबिट करवाया। आगे है, भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? जो सिक्के होते हैं, नोट की बात नहीं हो रही है, सिक्कों की बात हो रही है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में होती है। सिक्के की बात हो रही है। यहाँ पे एक नोट है कि 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर आरबीआई बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आप देखिए कि 1 रुपए का जो नोट हम देखते हैं ना, कभी कभी हमें मिलता है, पहले तो ज्यादा प्रचलन में था, तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी, चाहे 2 के हो, चाहे 5 के नोट हो, चाहे जितने के नोट हो, 10,000 के नोट हो, इन पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे है, यहाँ पे है कि मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? मुद्रा स्थैतिक है या गत्यात्मक है, इसका विभाजन पॉल एजिंग ने किया है। उन्होंने कहा कि कोई मुद्रा प्रचलन में है या नहीं है, इसका विभाजन पॉल एजिंग ने किया था। जैसे डॉलर आप कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप रुपया कहीं भी नहीं चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थैतिक मुद्रा है, जबकि अब तो भारतीय रुपए को भी गत्यात्मक बना दिया गया है। पहले भारतीय रुपये ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखा जाता है। कहीं ना कहीं इसे गत्यात्मक रूप देने की कोशिश की गई है। आगे है, भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा और साख का जो नियंत्रण है वह आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कितनी मुद्रा मार्केट में लानी है, उसको कैसे नियंत्रित करना है, इसका निर्धारण या इसका कंट्रोल आरबीआई करता है। आगे है, नोट है कि ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है। बैंकों और इसी तरह के संस्थानों की व्यवसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि वित्तीय व्यवहार बैंक कहलाता है। अगर कई बैंक व्यवसायिक रूप से गतिविधियां करते हैं, यही ऐसे ही बैंक, तो वह बैंकिंग सिस्टम कहलाता है। आगे है, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था?
सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास नीदरलैंड में 1609 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक बैंकिंग का अर्थ यह हुआ कि नीदरलैंड ने सबसे पहले देखा कि कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी है, तो उन्होंने कहा हमारे पास आप जमा कर दीजिए। तो कुछ लोगों ने जमा किया और कुछ लोगों को आवश्यकता थी मनी की कि वो कुछ कर सकें। तो ये हुआ कि जो जिनके पास अधिक है उनसे हम मनी अपने पास जमा कर लेते हैं और जिनको आवश्यकता है हम उनको मनी दे देते हैं। इसके बदले हम कुछ ब्याज लगाएंगे जिससे हम भी थोड़ा कमाएंगे और हम जो व्यक्ति लिया है उससे कुछ ब्याज लेंगे, क्योंकि वो अंततः कहीं कमाने के लिए ही तो पैसा ले जा रहा है जिससे उसे और इनकम हो। तो वो लेके गया, उससे उन्होंने ब्याज लिया और जिनसे वो जमा करवाए थे उनको कुछ ब्याज दिए, तो ये पूरा सिस्टम चलने लगा जिसे आधुनिक बैंकिंग कहते हैं। और ये सबसे पहले नीदरलैंड में शुरू हुआ 1609 ईस्वी में। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। तो याद रखिएगा आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। कभी पूछा जाए कि इसका स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। आगे है भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, इसकी स्थापना का सबसे पहले प्रथम प्रयास चैम्बरलिन आयोग ने किया था 1914 ईस्वी में। चैम्बरलिन आयोग केंद्रीय बैंक की स्थापना से संबंधित है जो कि 1914 में गठित की गई थी। आगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी। फैक्ट है, आप याद रखिएगा कि इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में की गई थी। आगे है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? अगर भारत में कोई डॉलर आता है, अन्य कोई करेंसी आती है, तो उसका संचय या रख रखाव कौन करता है? तो है आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उसका रख रखाव किया जाता है। जब कोई विदेश जा रहा है तो उसके पैसे को हम कैसे डॉलर में कन्वर्ट करें, या जिस देश में जा रहा है उसकी मुद्रा में कैसे कन्वर्ट करें, ये सब की रख रखाव आरबीआई करता है। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी छापने का अधिकार है? जो हमारा आरबीआई है वो कितने रुपए तक, अधिकतम कितने रुपए के नोट, जैसे हम देखते हैं 500 के नोट, 1000 के नोट जो कि अब बंद हो चुकी है, 2000 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, ये सब जो नोट छापने का अधिकार, इसमें मैक्सिमम कितना छाप सकता है? तो 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है आरबीआई। आगे है विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी जाती है? केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा बैंक ऑफ इंग्लैंड को विश्व की केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी जाती है। तो इंग्लैंड में जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसे विश्व के सभी केंद्रीय बैंकों की मां कहा जाता है। आगे है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में नोटों के निर्गमन में जो प्रणाली आधारित वो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। जैसे कि हम कुछ मुद्रा रख के ही, चाहे वो सोने के रूप में हो या विदेशी मुद्रा के रूप में हो, तभी हम नई नोट या नया रुपया छाप सकते हैं। इसे ही हम न्यूनतम आरक्षित प्रणाली कहते हैं। आगे यहाँ पे एक नोट है कि न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है उसके अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्मित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना और 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। तो क्या है कि 200 करोड़ का अगर हमें नोट छापना है तो उसमें आप 115 करोड़ का सोना रखिए और 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में रखिए, तो आप रुपया छाप सकते हैं उतने का। आगे है भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं, जारी किए जाते हैं? भारत में ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होता है? जब भारत सरकार को मार्केट से या मार्केट के बैंकिंग सिस्टम से पैसा लेना होता है या किसी भी जगह से पैसा लेना होता है तो आरबीआई के द्वारा ट्रेजरी बिल जारी करवाता है, जो कि एक सरकारी बिल होता है और गारंटेड होता है। तो यह सरकार के द्वारा, सरकार के लिए आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आगे है भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सिक्के जारी होंगे फिर उनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? यह
कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। पैसों से संबंधित लगभग सभी लेन देन आरबीआई के ही अंडर में होते हैं। आगे है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम RRB जिसे हम कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी, इंदिरा गांधी के समय में। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी, इंदिरा गांधी के समय में। आगे है, वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? इसकी बात हो रही है। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो वह है निगम उद्योगों के लिए। जो कारपोरेट को अगर कोई साख लेना होता है तो वह वाणिज्य पत्र के रूप में जारी करते हैं, जो कि निगम उद्योगों के लिए होता है। याद रखिएगा, जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो निगम उद्योगों के लिए जारी किए जाते हैं। आगे है, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? एक इंद्रधनुष कार्यक्रम भी है, वो टीकाकरण से संबंधित है, लेकिन जो इंद्रधनुष योजना है वो बैंकों की वित्तीय सुधार से संबंधित है। इंद्रधनुष योजना बैंकों की वित्तीय सुधार से संबंधित है। आगे है, वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? सूक्ष्म वित्त संस्थाएं 2011 में YH मालेगाम समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना 2011 में की गई थी और यह YH मालेगाम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो कभी भी प्रश्न है कि YH मालेगाम समिति किससे संबंधित है? तो सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना से। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है, अर्थात आरबीआई की लेखा वर्ष अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। अब यह परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे लेखा वर्ष क्या होता है, जैसे बजट, हमारा बजट का जो लेखा वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। वहीं आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून था, लेकिन उसमें बदलाव किया गया। आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि ही रहा। इसके बाद अब जो आरबीआई की लेखा वर्ष होगा वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा, अर्थात जैसे बजट का लेखा वर्ष है वही अब आरबीआई का भी हो गया, जबकि पहले 1 जुलाई से 30 जून तक था। आगे है, यहाँ पे है कि भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से क्या तात्पर्य है? जो प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान है उनसे तात्पर्य यह है कि कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम तथा दुर्बल वर्गों को ऋण देने से संबंधित है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान कहते हैं। कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण दे रहे हैं तो इन सबको प्राथमिकता देके ही आप ऋण देंगे, कि कृषि क्षेत्र में सबसे पहले, फिर लघु एवं छोटे उद्योगों को और दुर्बल वर्गों को सबसे पहले आप लोन देंगे या ऋण देंगे, इसके बाद ही कहीं देंगे। आगे है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। याद रखिएगा, फैक्ट है, ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। आगे है, वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? वाणिज्यिक बैंक संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो संघ सूची के विषय हैं। सूचियाँ कितनी होती हैं? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वहीं वाणिज्यिक बैंक संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक है। स्वेरिजेस रिक्स बैंक है, जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। तो सबसे पहला बैंक है स्वेरिजेस रिक्स बैंक, जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक या सिंबल है। इसका चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे पहले हमारा रुपया ऐसे लिखा जाता था, ऐसे, ये हो गया रुपया, लेकिन डी उदय कुमार ने इसको एक प्रतीक दिया और 5वीं मुद्रा के रूप में स्वीकृत किया गया कि अब इसी रुपया को डी उदय कुमार द्वारा
ऐसे बना दिया। जिस तरीके से हम देखते हैं ना डॉलर ऐसे कटा होता है, उसी तरीके से हमने ऐसे रुपया बनाया और रुपया को ऐसे काट दिया। तो ये डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया और यह विश्व की 5वीं मुद्रा है जिसका अपना एक प्रतीक अब बन गया है। नहीं तो हम जैसे इंग्लिश में RS लिख दिए, तो ये हो गया रुपया, हिंदी में ऐसे लिख दिए, ये हो गया रुपया। लेकिन अब रुपये को एक प्रतीक दे दिया गया कि अब रुपया ऐसे लिखा जाएगा। आगे है, यह डी उदय कुमार के द्वारा डिजाइन किया गया। आगे है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। तो कई बार प्रश्न आता है या मैचिंग में आता है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो वह है बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। आगे है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? भारत में व्यावसायिक बैंकों का साख सृजन पर नियंत्रण RBI करता है। लगभग सभी बैंकों पर नियंत्रण RBI का ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे, ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक प्रदान करते हैं। जबकि जो हमारा नाबार्ड है ना, NABARD, तो हम देखते हैं यह भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ही संबंधित है, लेकिन यह ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को ऋण देता है, फिर ये बैंक लोगों को देते हैं। जो नाबार्ड है वो सीधे लोगों को ऋण नहीं प्रदान करता। आगे है, मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? जैसे जब RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, तो यह एक निजी स्वामित्व की बैंकिंग सिस्टम थी। यह भारत में पूर्ण स्वामित्व या इसका जो सार्वजनिक रूप से कब किया गया, इसको सरकारी कब बनाया गया RBI को? तो 1 जनवरी 1949 को। आगे है, जैसे राष्ट्रीयकरण, जिसे कहते हैं पूर्ण स्वामित्व का अर्थ हुआ राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण पूर्ण स्वामित्व 1 जनवरी 1949 को हुआ और राष्ट्रीयकरण 1 अप्रैल 1949 को कर दिया गया। आगे है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? RBI का मुख्यालय मुंबई में है, इसलिए हम मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पे एक नोट है कि RBI के 4 मुद्रालय हैं, यानी प्रेस हैं। जैसे पहला देवास में है, जो कि देवास मध्य प्रदेश में है, दूसरा नासिक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, तीसरा मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में है, और चौथा सालबोनी में है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो भारत में रिजर्व बैंक के 4 मुद्रालय हैं, देवास, नासिक, उत्तर में देवास, पश्चिम में नासिक, दक्षिण में मैसूर और पूर्व में सालबोनी। याद रखिएगा, चारों दिशाओं में 4 मुद्रालय स्थापित किए गए हैं RBI के द्वारा। आगे है, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत में केंद्रीय बैंक या बैंकों का बैंक RBI को कहा जाता है। जब भी बैंक को बाजार से ऋण नहीं प्राप्त होता है तो वह RBI के पास जाता है और कुछ ब्याज पर, जिसे हम RR कहते हैं, RRR कहते हैं, वह RBI के द्वारा लोन लेता है और उसको ब्याज चुकाता है। आगे है, भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जिस प्रकार हमने देखा था कि इंपीरियल बैंक की स्थापना वर्ष 1921 में हुई थी, उसी प्रकार SBI की स्थापना उसी इंपीरियल बैंक को बदल के किया गया है। SBI की स्थापना 1955 में हुई। आगे है, सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना SBI के द्वारा शुरू किया गया। SBI के द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया गया। ये करंट अफेयर है तो आप इसको जानिएगा। आगे है, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? फर्स्ट वुमेन बैंकिंग की स्थापना कब और कहाँ की गई? भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई। प्रथम महिला बैंक की स्थापना 2013 में मुंबई में की गई। आगे है, भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? वो है भारतीय स्टेट बैंक। चाहे वो सरकारी या निजी कोई भी हो, उसमें से जो सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की है वो बैंक है SBI। आगे है, निजी भारतीय बैंकों में किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की? अब निजी और सार्वजनिक दोनों बैंकों में SBI ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की, और सबसे पहला जो निजी बैंक है
वो है एक्सिस बैंक, जिसने चीन में अपनी पहली शाखा स्थापित की, जो कि भारतीय बैंक है। आगे है, यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं भारत में वर्तमान में, उनके बारे में 12 के बारे में बताया गया है कि कौन कौन है। जैसे SBI है, भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। ये 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। तो इसको देखते हैं, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि RBI या भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि RBI के गवर्नर भी रहे हैं और आगे चलकर वो प्रधानमंत्री भी बने। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, कोरिलेशन की बात है इसमें। आगे है, यहाँ पे एक नोट है कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 को, 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः, जो 19 जुलाई 1969 को किया गया उसमें 14 बैंकों का, और जो 1980 में किया गया वो 6 बैंकों का, 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो कभी भी पूछा जाए कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। आगे है, किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किया था? किसानों तक आसानी से पहुंच हो, इसके लिए SBI ने सबसे पहले किसान क्लब की स्थापना की। SBI ने एक किसान क्लब बनाया, उन्होंने कहा ताकि सभी किसानों को आसानी से पहुंच सुनिश्चित हो सके। आगे है, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में पहला इस्लामिक बैंक कोच्चि या केरल में स्थापित किया गया है। जैसे महिला बैंक मुंबई में देखे हैं, वैसे इस्लामिक बैंक कोच्चि, जो कि केरल में है, स्थापित किया गया है। आगे है, लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? जिसे हम MSME कहते हैं ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, तो उसमें कौन सा बैंक कार्य करता है? वो है SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI लघु उद्योगों के लिए बैंक का कार्य करता है। आगे है, जिस तरीके से नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों का बैंक है, उसी तरीके से SIDBI लघु उद्योगों का बैंक है। आगे है, भारत में प्रथम क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया? जो क्रेडिट कार्ड होता है भारत में, कब और किस के द्वारा निर्गत किया? तो भारत में प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा 1959 में निर्गत किया गया, बैंक ऑफ अमेरिका। आगे है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्षेत्रीय, इसे हम रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। अभी अभी हमने देखा, यह प्रथम ग्रामीण बैंक था। जो भारत में पहला ग्रामीण बैंक खुला था वो था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसके स्थापना 1975 में हुई थी 2 अक्टूबर को। आगे यहाँ पे एक नोट है कि फिनेजी, लिंडबॉक्स, लंदन क्लब, रूपी, करसल तथा फेयर सेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं। तो याद रखिएगा, पीयर टू पीयर। आगे है, भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB कार्यरत नहीं है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत के 2 राज्यों में है, पहला एक सिक्किम, दूसरा है गोवा। सिक्किम और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपस्थित नहीं है, या स्थापित नहीं है, या कार्यरत नहीं है। आगे है, भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती ATM सेवा की शुरुआत की? वो था ICICI बैंक ने सबसे पहला व्यावसायिक बैंक था जिसने चलती फिरती ATM सेवा शुरू की, जिसे मोबाइल ATM भी कहते हैं। आगे है, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नायक समिति का गठन 1993 ईस्वी में किया गया था, कि नायक समिति बताए कि लघु और मध्यम उद्योगों को किस तरीके से ऋण प्रदान किया जाए। आगे है, भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराता है?
नाबार्ड हमने जाना है नेशनल रूरल ग्रामीण बैंक से संबंधित है। तो नाबार्ड अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त या ऋण प्रदान करता है, उनको वित्तीय देता है, रीफाइनेंस करता है। आगे है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। लगभग सभी बैंकिंग सिस्टम का मुख्यालय मुंबई में ही है, इसीलिए उसे आर्थिक राजधानी कहते हैं। आगे है बैंकों की पूंजी पर्याप्तता, कैपिटल एडुकेसी। बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है बेसल मानक। पूंजी की पर्याप्तता के लिए किया जाता है कि कितनी पूंजी भारत में हो या कितनी पूंजी का निर्माण हो, यह बेसल मानक पर या बेसल नामसर पर आधारित है। आगे है वर्ष 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, जिसे इंग्लिश में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन करता है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का लेखा जोखा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, यह नाबार्ड करता है, जिसे हम इंग्लिश में नाबार्ड भी कहते हैं। आगे है यहाँ पे एक नोट है कि शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, जिसे हम इंग्लिश में नाबार्ड कहते हैं, की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर की गई। तो 2-3 फैक्ट याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर की गई। आगे देखते हैं स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक करंट न्यूज है कि स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। जो ग्रामीण लोग हैं, जहाँ के लोग बैंकों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके घरों तक बैंक को पहुंचाना स्वाभिमान कार्यक्रम का उद्देश्य है। आगे है किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? मिनिमम कैपिटल एडिक्वेंसी की बात की गई, वो है नरसिम्हन समिति ने कहा कि 9% पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है कि जो जोखिम की संपत्तियां हैं वो 9% अनुमानित हैं, जो कि पूंजी पर्याप्तता के अभाव में हुई थी। तो वह नरसिम्हन समिति वैसे बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। आगे है सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? सहकारी साख समितियों का ढांचा त्रिस्तरीय है। जैसे नाबार्ड पैसा दिया, नाबार्ड के बाद अन्य ग्रामीण बैंक जो लेते हैं, फिर ग्रामीण बैंक से साख समितियों के पास वो पैसा आता है, जिसे हम त्रिस्तरीय बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, लो लेवल पर या ग्राउंड लेवल पर। आगे है गैर निष्पादक परिसंपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसे हम एनपीए कहते हैं। गैर निष्पादक परिसंपत्ति अर्थात एनपीए से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? एनपीए में सुधार के लिए, उनके विवादों का निपटारा के लिए 1993 में ऋण वसूली प्राधिकरण या डीआरटी, जिसे डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं, गठन किया गया था। तो वह 1993 में न्यायिक संस्था के रूप में ऋण वसूली प्राधिकरण की स्थापना की गई थी कि एनपीए को किस तरीके से मैनेज किया जाए। आगे है कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? अगर कोई व्यक्ति ऋण दे सकता है लेकिन वो जानबूझ के नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इरादतन चूक करता या विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, कि वो दे सकता है लेकिन वो दे नहीं रहा है, जिसे हम विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, जानबूझ के नहीं दे रहा। जैसे विजय माल्या पैसा लेके चले गए, तो क्या उनके पास पैसा नहीं था? उनके पास पैसा था लेकिन वो जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उन्हें विलफुल डिफॉल्टर कहा गया। ऐसे नीरव मोदी हैं, ये सब विलफुल डिफॉल्टर के अंतर्गत, वैसे तो घोटाला कर गए हैं लेकिन विलफुल डिफॉल्टर कहे जाते हैं कि दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं। आगे एक नोट है कि केरल देश का प्रथम राज्य है
जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है। केरल के प्रत्येक जो जो केरल राज्य है उसके प्रत्येक घरों के प्रत्येक मतलब कम से कम एक घर के एक व्यक्ति के पास बैंकिंग या अकाउंट है। उसी तरीके से तमिलनाडु का जो प्रथम गांव है मंगलम, उसमें प्रत्येक परिवार के पास कम से कम एक बैंक अकाउंट है। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन या करेंसी इशुएंस करता है? अर्थात आरबीआई किन संपत्तियों के आधार पर नोट छापता है या रुपए को छापता है? तो वो है सोना, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले आरबीआई नोटों को छापता है। या जो हमारे यहाँ जो नोट सिक्के चलते हैं उसका निर्गमन सोना या विदेशी मुद्रा या भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले ही छापा जाता है। आगे है, वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना झांग जो कि पंजाब में ही की गई थी। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना पंजाब में की गई थी 1920 ईस्वी में। आगे है, बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे बैंकों में अगर जमा राशियां बढ़ने लगती हैं तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ने लगती है। जैसे बैंक के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा पैसा सबको देगा, जिससे ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा पैसा सबको देगा, तो आपूर्ति भी बढ़ती है। आगे है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? जिसे हम एसबीआई कहते हैं। इसकी स्थापना हमने जाना कि 1955 ईस्वी में की गई है, लेकिन किस समिति की सिफारिश पर? तो एसबीआई की स्थापना एडी गोरावाला समिति की सिफारिश पर 1952 में जो कि गठित की गई थी 1955 में स्थापित किया गया। एडी गोरावाला समिति किससे संबंधित है? एसबीआई की स्थापना से संबंधित समिति है। आगे है, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? जो आरबीआई है उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो मेन काम है वो है कि देश में पत्र मुद्रा या पेपर करेंसी का निर्माण करना। जो हम नोट देखते हैं उसका मुख्य कार्य यही है कि उनका निर्गमन करना। और जो कार्य करता है भारत सरकार का, बैंकों का, बैंक हो तो एक अलग उसके कार्य है, लेकिन जो मुख्य कार्य यही है कि वो नोट को छापता है, उसका निर्गमन करता है। आगे है, असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ये करंट अफेयर है कि जो असंगठित क्षेत्र की आश्रितता है उनको कम करने के लिए, जो असंगठित क्षेत्र पर आश्रित है उनको कम करने के लिए नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया गया। तो स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा चलाया गया असंगठित क्षेत्रों पर जो निर्भरता है उसको कम करने के लिए। आगे यहाँ पे एक नोट है कि गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जिसे हम सेवा कहते हैं, और केरल के कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। तो नोट है, इसको आप फैक्ट याद कर लीजिएगा। इसको हम देख ही चुके हैं नीचे वाला फैक्ट की। शिवरमन सिंह समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो कभी भी प्रश्न है शिवरमन सिंह समिति किससे संबंधित है? तो वह नाबार्ड की स्थापना से संबंधित। और नाबार्ड क्या करता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं या समितियां हैं उनको वित्त का निर्गमन करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये इकोनॉमी से संबंधित छोटा सा लेक्चर था जो कि बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली से संबंधित था। हमने मुद्रा के बारे में भी जान लिया कि मुद्रा किसे कहते हैं, बैंकिंग किस तरीके से कार्य करता है, उनकी स्थापना, मुख्य कार्य क्या है, ये सब हम जान लिए। क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से हो सकता है बेसिक्स उतने क्लियर ना हो, लेकिन आप कहीं भी पढ़े होंगे अगर और इन प्रश्नों को रिवाइज कर लेंगे तो इससे आपके प्रश्न एकदम तैयार हो जाएंगे और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इससे लगभग सभी परीक्षाओं में घूम घुमा के प्रश्न आ जाते हैं। तो इस लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।